वेलकम स्टूडेंट्स टू इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फिजिक्स क्लास 11। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि क्लास 11 का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो कैसा होने वाला है और क्या ये क्लास 10 से कुछ मैचेबल है क्या नहीं है, किस क्लास का कौन सा टॉपिक है, क्या नया टॉपिक्स आने वाला है हम लोग को उसके बारे में। ठीक है, क्या 11th में भी अगर 10th में थोड़ा मोड़ा खेल के निकाले हुए हैं आप फिजिक्स या साइंस, तो क्या 11th में भी ऐसा चल सकता है या नहीं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये पहला बात ये है कि 11th का जो सिलेबस है और 10th का सिलेबस है वो छोड़ दीजिए, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, 11th का एक चैप्टर ही पूरा 10th का जो साइंस है उसको लेने का कैपेसिटी रखता है। पूरे 10th का कंटेंट सिर्फ एक चैप्टर में आ सकता है, ऐसा ऐसा भी चैप्टर है 11th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सब में। तो इसीलिए ये थोड़ा भी डाउट नहीं कीजिएगा कि आराम से मेरा 11th पास हो जाएगा जैसे 10th अगर आप मजाक में लिए होंगे, तो मजाक नहीं लेना है। अगर आप साइंस में आ ही चुके हैं तो एकदम अच्छे से मोटिवेट होकर अंदर से एक आपका एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जिसमें आपको चलते जाना है, अदरवाइज आप भटकते ही रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो स्ट्रक्चर होने वाला है पढ़ाई का वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि हम लोग का फिजिक्स में पहला जो होने वाला है वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आप बोलेंगे पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और पढ़ाएंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसके लिए मैं आपको एक ही लाइन बताऊंगा कि फिजिक्स जो है और मैथ जो है उस दोनों का रिलेशन ऐसा है जो हट जाएगा ना तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, खास के फिजिक्स में। ऐसा ही बोला जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो व्हील है, ठीक है, चक्का है किस चीज़ का, वो कार्ट का जिसपे फिजिक्स चलता है। मतलब अगर हम कार्ट का ले लें, बुलेट कार्ट जैसा होता है उसी तरह का, तो उसमें जो व्हील है उसका व्हील जिसपे वो चलता है वो व्हील कौन देता है, मैथमेटिक्स। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या है ये, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स देखेंगे। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या क्या है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, फिर लॉगरिथम है उसके बारे में, आप लोग कुछ कुछ नाम सुने होंगे, ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ के आए, लॉगरिथम के बारे में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कि कैलकुलस का पार्ट है उसके बारे में, और ग्राफ्स के बारे में। उसमें कुछ ग्राफ्स जो होगा वो सिंपल भी होगा और कुछ जो है कैलकुलस से डिराइव किया होगा। चलिए मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ। दूसरा यूनिट जो है उसमें हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये खैर हमारा जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा काम नहीं है, ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑफकोर्स 1-2 नंबर का हर बार आता है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर इसमें जो जो बातें बताई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिजिक्स के बच्चे को जानने के लिए। रियल में फिजिक्स है क्या, इसका जो एक बोलते हैं ना इसेंस, सेंट देना, वो सुगंध दिया हुआ ये चैप्टर पूरा इसमें दिया हुआ कि फिजिक्स है क्या, क्या फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है, कहाँ से आया हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स कहाँ है हमारे लाइफ में, हम लोग तो देख लेते हैं पुल्ली रहता है, ये रहता है, वो रहता है, इधर कुछ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और ये है कहाँ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसका क्या स्कोप है, जहाँ माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक हम लोग देखेंगे, जो हम लोग के चैप्टर में भी जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये सब हम लोग को पढ़ना है, चिंता नहीं कीजिए। तो ये सब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है एक दूसरे में, फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी का वो चीज़। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो प्रिंसिपल है फिजिक्स में, दो थ्रस्ट बोल सकते हैं, प्यास जो होता है फिजिक्स में, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म या रिडक्शन। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक को जो है उसको यूनिफाई कर देने का, एक पढ़ने का, और बड़े बड़े टॉपिक को छोटा छोटा करने का ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे नेचर में। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस है जिसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनली ये फिजिकल लॉ है कुछ, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कुछ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है, तो कितना चीज़ रहता है जो कंजर्व रहता है। ठीक है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यही सब चीज़ पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड में। चलिए मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ आपको जिससे कि आपको टाइम कम लगे। थर्ड जो हम लोग का यूनिट होने वाला है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और यहाँ से रियली में फिजिक्स शुरुआत होता है। इसके बारे में यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में आप 9th में ही पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर उसमें मोशन एंड मेजरमेंट था, उसमें आप लोग पढ़े थे ऐसा यूनिट, ये यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, ये सब। उससे एक नेक्स्ट लेवल हम लोग जाने वाले हैं इसमें। इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें पहले चीज़ हम लोग तो समझेंगे कि यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इस सब के बारे में। इस सब के बारे में समझने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा सिग्निफिकेंट फिगर।
चिंता नहीं कीजिए अगर पहली बार नाम सुने। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिंपली मेजरमेंट जो होता है उसमें बात होता है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इसके बारे में जो आप एस्टिमेशन सब भी पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, उसके बारे में, ठीक है, राउंडिंग ऑफ के बारे में। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन होता है यानी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका डायमेंशन, जो डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, उसका यूज क्या है, ठीक है, इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है उसको चेक करना, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, सिमेंटिक एरर या अलग अलग एरर होते हैं उसके बारे में, ठीक है, कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कुछ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी, हाँ स्केल सब है, पर स्केल हट के जो छोटा छोटा चीज़ का मेजरमेंट के लिए, जैसे यहाँ 3 चीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक है वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वो उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में थियोरी, ठीक। उसके बाद उसको कैसे, उसमें कैसे पढ़ते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एरर कैसे निकालते हैं वो चीज़। माइक्रोमीटर, स्क्रू, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेडियस सब नापने में अलग अलग में स्क्रू, गेज, इस सब का यूज होता है, ये चीज़ पढ़ने वाला है, ठीक है। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा डिटेल था। चलिए मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लिख देता हूँ। यूनिट्स और मेजरमेंट के जस्ट बाद जो है, यहाँ से हम लोग को बात आता है मोशन। मोशन मैकेनिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मोशन का स्टडी अगर बिना फोर्स के, बिना कॉज के पढ़ा जाए उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स उसी का जस्ट है कि उसमें डायनेमिक्स में मोशन और उसका कॉज यानी फोर्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उसके कॉज के साथ पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स पढ़ने वाला है। यहाँ मोशन जो है एक बार पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन पे यानी एक 1 डायमेंशन में, और एक बार 2 डायमेंशन यानी प्लेन में पढ़ेंगे। तो इसका 2 पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट क्या होने वाला है, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन में पहले सबसे बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म जो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था वो, उसका डिरिवेशन, उसका सिंपल डिरिवेशन, ग्राफ से डिरिवेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए जो बेसिक मैथ में पढ़े हैं वो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो पार्ट हो गया मोशन के, कौन सा, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एक इसका और पार्ट है जो कि है मोशन ऑन प्लेन, ठीक है, मोशन इन प्लेन यानी 2D में, ठीक, 2D में जैसे पेपर सब पे चलता है। जब स्ट्रेट लाइन है मतलब एक ही में, ठीक है, लेकिन 2D में यानी इधर उधर दोनों, यानी एक्स वाई एक्सिस से समझ सकते हैं। तो मोशन इन 2D में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, तो स्केलर और वेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलर वेक्टर होता क्या है, उसका टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, वेक्टर का प्रोडक्ट जो कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर इक्वलिटी क्या होता है, क्योंकि ये सब पढ़ने जरूरी है एक प्लेन में मोशन को जानने के लिए। उसके बाद हम लोग ऑपरेशंस देखेंगे कि कैसे ऑपरेशंस वेक्टर पे होते हैं, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो या दूसरे चीज़ से। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको देखेंगे। फाइनली हम लोग देखेंगे कि प्लेन में मोशन होता क्या है, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट, और उसके साथ साथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ जब प्लेन में कोई चीज़ मूव करता है तो उसका क्या क्या इक्वेशन है वो। और फाइनली एक लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ें। चलिए मैं इसको लिखता हूँ। नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन का।
अभी तो आपको लग रहा होगा अरे सब कुछ तो 9th का ही चल रहा है। जी हाँ, बहुत सारा चीज़ 9th का चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत चीज़ नया भी मिलेगा आपको। न्यूमेरिकल एक एडवांस लेवल में मिलेगा, इसको एनएलएम भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले जो कन्फ्यूजन था पहले कि रेस्ट ओरिजिनल स्टेट है यानी एरिस्टोटल फैलेसी, वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 3 जो लॉ है मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसकी डिफिनीशंस, उसका मीनिंग, ठीक है, डेली लाइफ में एप्लीकेशन और बहुत सारा वैसे एप्लीकेशन। मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये चीज़ के बारे में। उसके बाद इक्विलिब्रियम, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से कंसेप्ट आएगा यहाँ इक्विलिब्रियम का, जो आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम का, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब आता है, कुछ फोर्सेस जो हमारे आसपास में है, कॉमन फोर्सेस, उसके बारे में, जैसे फ्रिक्शन है उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, इस सब के बारे में। टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में डिटेल में, ठीक है। सर्कुलर मोशन जानते हैं आप, वैसे 9th में थोड़ा सा पढ़ाया गया था सर्कुलर मोशन, पर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन कैसे इफेक्ट कर सकता है मोशन को, ठीक है। बैंक ड्रॉट वगैरह सब जो आप पढ़ेंगे वो सब भी यहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो यूनिट है वो भी क्लास 9 से ही है, और वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा जवाब मिलेगा अगर आप ये नहीं समझ पाए थे कि जो वर्क का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि दोनों वेक्टर है, उस दोनों से वर्क स्केलर कैसे बन जाता है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा, ठीक है। खैर वो चीज़ मोशन इन प्लेन में भी हो जाएगा जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब। तो वर्क, एनर्जी, पावर, ये क्या होता है, पहले कंसेप्ट समझेंगे कि डेली लाइफ में वर्क, और साइंस में, फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब है, वर्क के टाइप्स, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, या जीरो वर्क जो होता है वो। उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का रिलेशन, जिसके हिसाब से पे वर्क को डिफाइन किया जाता है, पॉजिटिव, निगेटिव। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी और उसके टाइप्स, एनर्जी क्या है, उसके टाइप्स, जिसमें मेन मैकेनिकल एनर्जी पे हम लोग का ज़्यादा फोकस रहेगा, और भी दूसरे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, पर मैकेनिकल एनर्जी पे ज़्यादा फोर्स रहेगा, हम लोग फोकस देंगे, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी तक जो हम फोर्स जो देख रहे थे वो कंटिन्यूस होता था, लगातार किसी पे लगता था। क्या होगा अगर वर्क जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, उसमें हम लोग कैलकुलस का यूज़ करेंगे, वहाँ हम लोग कैलकुलस का यूज़ करके देखेंगे। वर्क एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में वर्क को मेजर करता है, उसके बारे में देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का रियल में कंसेप्ट क्या है, ये आपको 10th में थोड़ा सा मिला होगा पोटेंशियल एनर्जी, और 9th में भी, 9th में एनर्जी में, ठीक है, जहाँ पे सिंपली आपको बता दिया गया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन शेप एंड साइज, या शेप और साइज के कारण जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पर यहाँ हम लोग डिटेल देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, ये आप थोड़ा सा 10th में भी देखे होंगे, जहाँ पे हम लोग वोल्टेज के बारे में पढ़े थे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपको फर्स्ट में भी बताया था, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, उसमें उसको देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लेके और लास्ट तक जो आप वेव पढ़ेंगे उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पढ़ेंगे। पावर, ठीक है, फाइनली पावर के बारे में, ठीक है, और कोलिजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पावर सिंपली है वर्क की, जो कि पर यूनिट टाइम किया जाता है वो। तो हम लोग इस सब के बारे में देखेंगे। चलिए मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ तक जो था, यहाँ तक अभी तक जो पढ़े वो सब कहीं ना कहीं 9th से रिलेटेड था, चाहे वो मोशन का बात करें, अलग मोशन का, मेजरमेंट का बात करें, ठीक है। मोशन इन प्लेन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, पर वो भी था ही मोशन के से रिलेटेड। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वही था। वर्क एनर्जी उसी से रिलेटेड था। अब लेकिन हम लोग के पास जो चैप्टर आने वाला है वो मैं बोल सकता हूँ वो ऐसा चैप्टर है जो आपका क्लास 10th का पूरा, क्लास 9th या 10th का बोल सकते हैं पूरा साइंस एक ही चैप्टर में, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको समझने से पहले आपको जो इससे पहले जितने किया हुआ है, चाहे वो खास के लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन सिंपली मैकेनिक्स 1D में, 2D में, ये सब अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज ये आपको जो क्लास 11th है बच्चों को ये सबसे हार्ड चैप्टर लगता है। तो सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन खैर उतना चीज़ है ही नहीं इसमें, ठीक है, पर हाँ आपको एक एक कंसेप्ट चाहिए इसको समझने के लिए। जस्ट लाइक ज्योमेट्री में हर एक चीज़ समझने के लिए पीछे वाला कंसेप्ट चाहिए, उसी तरह से ये भी है। रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल समझने के लिए आपको हर एक चीज़ पीछे का चाहिए। पहला चीज़ में समझेंगे सेंटर ऑफ मास। ये आपके लिए नया चैप्टर हो सकता है अगर आप क्लास 9th और 10th में थोड़ा फाउंडेशन लेवल नहीं पढ़े, और जो पियर्सन फाउंडेशन पढ़े थे उनको पता होगा कि ये हमारे लिए नया नहीं है। क्लास 9th के भी फाउंडेशन में पियर्सन बुक में ये सब था,
ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये, ठीक है। सेंटर ऑफ मास आपको थोड़ा नाम से भी लग रहा होगा कि जो बॉडी है उसका मास होता है, मास जानते ही, अमाउंट ऑफ मैटर, उसका कोई सेंटर होगा, तो वही चीज़। जैसे कहना आप कोई थाली या कॉपी को नचा लेते हैं इस पर, तो वो चीज़। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन, सेंटर ऑफ मास जब मूव करेगा तो क्या होगा, उसका लीनियर मोमेंटम, जो पार्टिकल है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद वेलोसिटी अभी तक पढ़े थे, अभी तक वेलोसिटी पढ़े थे, वो रियली में लीनियर वेलोसिटी पढ़े थे। अभी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी सिंपली मीन्स जब डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, और वो कब हो सकता है, जब कोई बॉडी रोटेट करे, ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन में जाए, रोटेशन में आए तब, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन थोड़ा देखेंगे। टॉर्क क्या है, जो फोर्स देखते हैं ना आप, जब अपने दरवाजा को खोलते होंगे तो वो एक रोटेट करता है एक्सिस पे, तो वो टॉर्क क्या है, वही टॉर्क है, वो टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़े थे उसी तरह से, उसी के जैसे भैया है उसके एंगुलर मोमेंटम, उसके बारे में। इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़े थे, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, किसमें, लॉज ऑफ मोशन में। वहाँ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, यहाँ रिजिड बॉडी का बात करें। रिजिड बॉडी सिंपली ऐसा, रिजिड नाम से ही पता चला है ना, जिसका शेप साइज चेंज ना हो फोर्स लगने पे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक तरह से मास से के तरह ज्वाइन कर सकते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसके बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद कुछ इक्वेशन सब जो पढ़े थे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, वो सब देखेंगे, काइनेमेटिक एंड डायनेमेटिक इक्वेशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेट जब करता रहता है कोई बॉडी वो, ठीक है। फिक्स एक्सिस के चारों तरफ जब रोटेट करता है वो रोटेशनल मोशन, अबाउट फिक्स एक्सिस उसको। एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इन केस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जब फिक्स एक्सिस में रोटेट करता रहता है उस केस में एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, कंजर्व होता है या दूसरा चीज। रोलिंग मोशन, ठीक है, रोलिंग मोशन जब बॉडी ट्रांसलेट भी करते रहे, मतलब चलता भी रहे और रोटेशन भी करते रहे, तो रोलिंग मोशन। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में। तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, हैवी चैप्टर है, तो इसको आपको संभल के पढ़ना होगा। तो चलिए मैं यही चीज़ जो बोला हूँ उसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। अब देख भी सकते हैं टॉपिक भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, और रियली में ये चैप्टर यूज है हमारे ये। तो बच्चे जो हैवी इसको लेके चलते हैं तो कोई ज़्यादा खराबी भी नहीं है, पर हाँ आप अगर पीछे पढ़ के आए हैं तो आपको मज़ा आएगा। बच्चे बोर हो जाते हैं बहुत बड़ा चैप्टर होने के कारण, पर मज़ा भी है, जैसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे कि आपको याद करने में आसान हो। तो ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन में पहला चीज़ आपको वही जो पढ़े हुए क्लास 9 में यूनिवर्सल लॉ उसको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत चीज़ नया मिलेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अगेन आपको 9th से थोड़ा बड़ा मैच करेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी का मीनिंग, ठीक है, स्मॉल जी एंड इट्स वेरिएशन। स्मॉल जी और उसका जो वेरी होता है, चाहे अर्थ के सरफेस से ऊपर, अर्थ की सरफेस के नीचे, ठीक है, इक्वेटर पे, इधर उधर, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, केपलर्स लॉ, ठीक है, 3 केपलर्स का जो लॉ है वो केपलर्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका डिरिवेशन भी देखेंगे, केपलर लॉ का डिरिवेशन जो है उसको देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक पोटेंशियल एनर्जी समझे थे, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा आपको मैच करेगा। क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वहाँ पे, तो अच्छा रहेगा अगर आप ये ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ें, जिससे आपका 12th का भी जो फिजिक्स है उसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बहुत ज़्यादा मैच करेगा। केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद स्केप वेलोसिटी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है स्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो किसी बॉडी को दे दिया जाए, ठीक है, जिसके बाद वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ दे, वो स्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद अर्थ का जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट समझते हैं ना, कोई प्लानिट को जो रोटेट करते रहता है, ऑर्बिट करते रहता है वो, तो अर्थ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसके टाइप्स जैसे जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो सैटेलाइट करते रहता है उसका वेलोसिटी, ऑर्बिट, रेडियस और एनर्जी क्या होता है वो पढ़ेंगे। और फाइनली एक टॉपिक है वेटलेसनेस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक्स लिख देता हूँ।
तो अभी तक जो आप जितना पढ़े हैं वो आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करें तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट में इतना ही है। पहला चैप्टर आप देखेंगे तो आपको फिजिकल वर्ल्ड मिलेगा, दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन, थर्ड जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फोर्थ मोशन इन प्लेन, फिफ्थ लॉज ऑफ मोशन, सिक्स्थ वर्क एनर्जी एंड पावर। यहाँ तक मैं फिर से बोलता हूँ 9th का सिलेबस था। सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन एडवांस्ड 9 का सिलेबस था। अगर आप नहीं पढ़े तो आपके लिए एक नया होगा। और ग्रेविटेशन जो कि 9th का था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करें तो उसमें पहला जो 2 चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तक समझ लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और वो मैटर के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करता है। मतलब हम लोग का लगातार 3 चैप्टर जो होगा वो मैटर के ऊपर होगा। पहला जो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड का होगा, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड का होगा जिसमें मेनली लिक्विड का बात करेंगे, तीसरा चैप्टर जो है वो है थर्मल प्रॉपर्टी। जी हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहले। तो हम लोग का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है इसका मैटर का, उसमें 2 पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें पहला पार्ट जो है वो सॉलिड का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है। इलास्टिसिटी समझते होंगे आप, थर्मल इलास्टिसिटी मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे कोई फोर्स लगाने पे उसका शेप बदले, लेकिन फोर्स हटाने पे फिर से वही शेप प्रोड्यूस कर ले। तो पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और दूसरा है फ्लूइड। ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग पहले बात करेंगे इलास्टिसिटी पे, उसके एप्लीकेशन पे, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन 2 अलग अलग फेनोमेना है उसके बारे में पढ़ेंगे। हुक्स लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्प्रिंग से रिलेटेड। इसका थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ पे ही, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही और एनर्जी में ही, वर्क एनर्जी पावर में, जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का पढ़ेंगे। पर यहाँ पे भी एक हुक्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट भी है आपका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कर्व, किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का और हुक्स लॉ का। उसके बाद फाइनली इलास्टिक मॉडलिंग करके है एक टॉपिक, इजी है, उसको देखेंगे। ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या जिसको आप बोले फ्लूइड, इसमें क्या है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पहला बात हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूरा लिक्विड के बारे में मिल है, प्रेशर के बारे में। ठीक है, और फ्लूइड है, लिक्विड गैस दोनों फ्लूइड में आता है। तो प्रेशर क्या है, जो फ्लो करता है वो खास के वाटर या कोई फ्लूइड, तो उसका 2 तरह का फ्लो होता है, एक स्ट्रीमलाइन एक टर्बुलेंट। इस दोनों फ्लो को देखेंगे। उसके बाद बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, उस प्रिंसिपल को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली विस्कासिटी, आप देखते हैं विस्कासिटी, जो कुछ लिक्विड होता है वो विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है वो विस्कासिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, और फाइनली सरफेस टेंशन एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए मैं इसके लिख देता हूँ आपको कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड में हम लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोग इसके जस्ट बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये एक सिंगल चैप्टर है, इसमें सॉलिड फ्लूइड को अलग नहीं किया है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसमें हम लोग गैस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर और हीट में, थर्मल समझते हैं ना, हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टी मैटर का। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको हीट इंजन वगैरह इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें बहुत नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा और आप क्यूरियस है फिजिक्स में। तो पहला बात हम लोग देखेंगे सिंपल चीज़ें, जैसे टेम्परेचर क्या होता है और हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये। ठीक है, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, जब कोई चीज़ को हीट दिया जाता है तो वो एक्सपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट, जो आप सुने होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, मीडियम के हिसाब से या वैक्यूम में कैसे हीट ट्रांसफर होता है उसका, कंडक्शन का। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा एक टॉपिक, मतलब स्पेसिफिक हीट नाम से पता चला है कोई बॉडी का क्या कैपेसिटी होता है हीट एब्जॉर्ब करने का, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कैलोरीमेट्री, ठीक है, नाम से पता चला है कैलोरीमेट्री मतलब एनर्जी का मेजरमेंट, वो पढ़ेंगे। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, जो मैटर का चेंज ऑफ स्टेट है वो, हीट ट्रांसफर जो कि मैंने वो बताया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, बहुत सिंपल लॉ है कूलिंग का। कूलिंग क्या होता है, मतलब लॉ, कूल का क्या मतलब है, लॉस ऑफ हीट। तो हीट का लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का डिफरेंस का। ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस है, जल्दी कूल होगा, यही चीज़ कहता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो यही जो है वो है क्या चीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए मैं इसका सिलेबस आपको लिख देता हूँ। अब जो एक चैप्टर है हमारा वो है थर्मोडायनेमिक्स, ये एक अलग ही ब्रांच है। इस थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हम लोग इंजन, इसमें और इसकी दोनों को रिलेटेड इंजन सब पढ़ेंगे और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें ये आपको केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और दोनों लगभग लगभग सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है, उसके बारे में बात करेंगे। खैर अभी थर्मोडायनेमिक्स नाम से पता चला, थर्मो और डायनेमिक्स मतलब कुछ मोशन हीट वगैरह का वही चीज़। तो पहले हम लोग समझेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, और यहाँ वो वाला फोर्स वाला इक्विलिब्रियम नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कब हीट जो ट्रांसफर है वो रुक जाता है, हीट के बारे में पढ़े ना वही चीज़। उसके बाद जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स से जीरोथ लॉ, आपको अजीब लगेगा कि फर्स्ट लॉ से सुनते थे, जीरोथ लॉ क्या है, तो ऐसा नीड पड़ गया कि इसका जीरोथ लॉ नाम देना पड़ा। क्यों, हम लोग चैप्टर में जब आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ क्या है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे क्या कि हीट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनली जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फिर जैसे उसमें पढ़े थे, फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, CVCR ऐसे करके, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वगैरह वगैरह, आप देखेंगे जब आएंगे तो। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं कुछ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट का इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मोडायनेमिक कुछ प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आइसोकोरिक होता है, आइसोथर्मिक होता है, वो सब मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, इस सब पे वो पढ़ेंगे प्रोसेसेस। हीट इंजन जो मैंने आपको बताया था उसमें, और इसमें किसी किसी ने इसमें भी दिया था, तो हीट इंजन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। कुछ प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के नाम से भी मिलेगा उसमें। रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन में ही रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उसके बारे में, और यहाँ एक कार्नोट हीट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है इसके बाद, जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको KTG हम लोग बोलेंगे। क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत छोटा है चैप्टर है, इसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं, इसमें बात करेंगे हम लोग कि नेचर कैसा होता है मैटर का, मॉलिक्यूलर नेचर मैटर का, ठीक है, कि जो मैटर बना है हम लोग के आसपास जो मॉलिक्यूल से बना है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग बिहेवियर, गैसेस का, अलग अलग गैस का बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। इसमें टर्म आएगा हमारे पास आइडियल गैस, रियल गैस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस पढ़ेंगे कि क्या होता है, कितना फोर्स होता है, कितना मोलिकुलर फोर्स, नाइन्थ का नॉलेज आपको यहाँ अगेन काम आएगा। उसके बाद एक लॉ है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और फाइनली फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मीन फ्री पाथ, जो इंपॉर्टेंट है खासकर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर है। अब जो दो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला जो चैप्टर है वो है ऑक्सीलेशन और दूसरा वेव। ये सब पहले हम ऑक्सीलेशन और इसमें वेव के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये अगेन आपका बहुत काम देगा जब हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और वहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में भी एक वेव ऑप्टिक्स है उसमें, और AC पढ़ेंगे, वहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वहाँ के लिए, और बहुत काम आएगा। इस ऑक्सीलेशन में हम लोग पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन, जिसके बारे में पढ़े होंगे। पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलेशन, इसके बीच में अंतर समझेंगे। और वही चीज़ वेव में जो साउंड है, उस साउंड में हम लोग पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन में क्या अंतर है, क्या SHM और यानी सिंपल हार्मोनिक एक पढ़ेंगे। ऑक्सीलेशन जो होता है ना, उसमें एक सिंपल वाला देखेंगे, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, समझिए, सर्कुलर मोशन की ही तरह होता है, कोई ज़्यादा टर्मिनोलॉजी टेक्निकल नहीं है। उसके बाद कुछ सिस्टम देखेंगे जो SHM एग्जीक्यूट करते हैं, यानी SHM में रहते हैं, उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोर्स और एनर्जी, फोर्स लॉ इन एक्सीलेशन, ठीक है। एनर्जी कितना होता है एक्सीलेशन में, वो डैम्ड ऑक्सीलेशन या डैम्ड SHM जिसको बोलते हैं वो, पोस्ट ऑक्सीलेशन, इसके बारे में। पर उसी तरह से वेव में जो है, वेव में पढ़ेंगे पहले टाइप्स, जैसे स्टेशनरी वेव होता है, प्रोग्रेसिव वेव होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव के मीडियम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस सब वेव के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स में डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग रेजोनेंस एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो वेव में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। 12th में तो बहुत जगह मिलेगा, यहाँ पे आपको लास्ट में मिल रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद
हम लोग को वेव का रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। वेव का रिफ्लेक्शन क्या है, और फाइनली डॉपलर इफेक्ट और बीट्स, इसके बारे में समझना। ये आप अगर क्लास 9th में साउंड अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कुछ कुछ हेल्प मिलेगा, लेकिन अगेन वेव में बहुत सारे नए नए चीज़ मिलेगा। तो चलिए मैं आपके लिए ये सब लिख देता हूँ। तो यही कंप्लीट सिलेबस है हमारे क्लास 11th का, देख ही लिए होंगे आप क्या है, ठीक है। सिलेबस मैंने सिर्फ दिखाया है, इसमें कंटेंट मैंने नहीं दिखाया है। और भी बहुत सारे अलग अलग एडवांस लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग और भी मिलेगा, और अगर एडवांस्ड कंपटीशन करेंगे तो टॉपिक तो इतना ही रहेगा, लेकिन अलग अलग चीज़ें मिलेंगी उसमें, कंटेक्स्ट मिलेगा। तो यहाँ से मेरा मोटिव आपको डराने का नहीं है, बस इतना करने का है कि क्लास 11th के फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट को मजाक नहीं लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इंग्लिश को मजाक ले सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में 1-2 दिन में हो जाता है तैयारी, ठीक है। पर इसको अच्छे से, वैसे पढ़ाई को मजाक लेना ही नहीं चाहिए, फिर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो लिए हैं तो उसमें मजाक करने का ही नहीं है। आपको पूरा मजाक, और पढ़ाई भी वैसे ही नहीं, गधा जैसे नहीं करते जाना है, मतलब काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ मेहनत नहीं करना है, एक क्रिएटिव वर्क होता है ना, वो करते जाना है, ठीक है। हर चैप्टर का एक स्पेसिफिक नोट होना चाहिए आपके पास। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम में अरे बुक पढ़ लेंगे, बुक मैंने पढ़ा हुआ है बुक पढ़ लूंगा उस टाइम में, ठीक है, वैसा नहीं है। आपको एक अच्छा सा शॉर्ट नोट भी तैयार होने चाहिए, एक नोट तो होना ही चाहिए जो लॉन्ग हो, और एक पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, उस हिसाब से एक शॉर्ट नोट बनाओ। यानी स्मार्ट वर्क भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, तो वो सब करना होगा। और आप देख ही चुके हैं जितना चैप्टर है, तो इस हिसाब से एक इंटरनल मोटिवेशन भी आपके अंदर जरूरी होगा, जैसे कि आप सब कुछ कर सके। चलिए इसी के साथ मेरा जो मोटो था इस लेक्चर का, कि आपको पूरा सिलेबस दिखाया जाए, वो सारा खत्म होता है। भले ही ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन सब कुछ डिस्कस किया होगा। इसी तरह से देखते रहिए, अगर कोई दिक्कत हो किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में या कोई दूसरे चीज़ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मैं कोशिश करूँगा आपके जो आपका जो सॉल्यूशन है उसका निदान देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।